स्वागत है दोस्तों आपका द स्टडी अड्डा पर। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हम टीजीटीएस सोशल साइंस का डिस्कस कर रहे हैं। उसी की सीरीज में आज हम एक नया पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी जो है दिल्ली में वैकेंसीज की बात फिर दोबारा से शुरू हो गई, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और जो डीएसएसबी का जिन्होंने टीजीटी का फॉर्म फिल किया हुआ है, जो लगभग फरवरी या मार्च में एग्जाम होने वाला है, तो आप उसकी भी तैयारी जारी रखिए। और ये 20-20 क्वेश्चन आप डेली लगाएंगे तो इससे आप में जो है इंप्रूवमेंट होता रहेगा और आपके क्वेश्चंस भी तैयार होते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आगे अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 359 द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू सस्पेंड by order the right to move any court for the enforcement of fundamental rights except। तो इसका अर्थ क्या है? इसमें बोल रहे हैं कि जो राष्ट्रपति जो है आपके जो इमरजेंसीज होती हैं उसमें आर्टिकल 359 के तहत कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो है खत्म नहीं होते। तो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं जो है खत्म नहीं होंगे, जो एक वुमेन को मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है, क्या ये आर्टिकल 21 जो है रद्द नहीं होगा या निलंबित नहीं होगा? आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20, तो बताइए कौन सा आर्टिकल जो है निलंबित नहीं होता है? अगर आप देखें दोनों आर्टिकल्स को, तो दोनों ही आर्टिकल जो है हमारे निलंबित नहीं होते हैं किसी भी इमरजेंसी। तो जैसे कि आप जानते हैं जो इमरजेंसी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की इमरजेंसी दी हुई है। कितने तरीके की इमरजेंसी दी हुई? 3 तरीके की इमरजेंसी। उन 3 तरीके की इमरजेंसी में बात करेंगे हम। आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। इन तीनों आर्टिकल्स में क्या क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 352 में दिया हुआ है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, यानी राष्ट्रीय आपात के बारे में। आर्टिकल 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। और 360 में दिया हुआ है वित्तीय आपात। ये 3 तरीके की इमरजेंसी है। तो इनमें जो है हमारे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है निलंबित नहीं होते हैं। यही इसमें दिया हुआ है, ये जो है दोनों आर्टिकल्स निलंबित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा, नहीं लिखा है यहाँ पे कि सही नहीं है, यानी कि कौन सा जो है इनमें से कथन गलत है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़कर देखिए एक बार। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? नगर निगम में एक महापौर की अध्यक्षता, महापौर क्या होता है? मेयर की अध्यक्षता में एक निगम परिषद होती है। दूसरा ऑप्शन है, नगर निगम के पास विभिन्न गतिविधियां जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से निपटने के लिए स्थायी समितियां हैं। तीसरा है, राज्यों के बड़े शहरों के लिए राज्य सरकार के लिए अधिनियम द्वारा नगर निगम की स्थापना की जाती है। और चौथा ऑप्शन है, एक नगर निगम में 5 प्राधिकरण होते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, अगर हम ऑप्शन वाइज चलें, हमें बताना है गलत। तो पहला अगर देखते हैं तो मेयर जो है ये बिल्कुल बात सही है, इसमें जो अध्यक्षता कौन करता है? मेयर करता है। दूसरा ऑप्शन देखें तो दूसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? नगर निगम के पास जो है ये सारी चीजें स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से निपटने के लिए जो है समितियां होती हैं, ये बिल्कुल सही है। राज्यों में जो है बड़े शहर जो है उसमें जो है राज्य सरकार है जो वो अपने जो राज्य सरकार के जो अधिनियम है उसके द्वारा ही जो नगर निगम है उसकी स्थापना की जाती है। ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा गलत है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। नगर निगम में जो है 5 प्राधिकरण होते हैं, ये बिल्कुल बात गलत है। सुन, यही सब बोल। अच्छा, ये क्लियर हो गया। और इसी चीज को रिपीट करते जो इसमें मेन पॉइंट सॉरी मैं नहीं है हमारे पास, मैं तो कर भी देता भी खांसते खांसते। तो नगर निगम में जो है एक मेयर होता है जिसकी अध्यक्षता में क्या बनाई जाती है? एक निगम परिषद बनाई जाती है। निगम परिषद का जो है कार्य क्या होते हैं? स्वास्थ्य और शिक्षा, ऐसी ही 29 विषयों पर ये कार्य करती है और ये राज्य सरकार के अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है। तो ये हुआ हमारा नगर निगम से संबंधित। ये नगर निगम में जो है ये इससे संबंधित इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी ऑफ
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाय, जो संविधान सभा थी उसके मौलिक अधिकार की उपसमिति जो थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 4 ऑप्शन देखिए, किसने की थी? जेबी कृपलानी, एस.के. पाटिल, महावीर त्यागी या जीवी मालवकर, किसने की थी? तो ये जो है जेबी कृपलानी थे, जिन्होंने जो है मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता की थी। यहाँ पर इसी के बारे में लिखा हुआ है। 4th क्वेश्चन है, पंचायत डेमोक्रेसी इन नेपाल वाज लॉन्च्ड बाय किंग महिंद्रा, ही वाज सन ऑफ। यहाँ पे पूछ रहा है कि नेपाल के अंदर जो पंचायत लोकतंत्र है उसकी शुरुआत जो है राजा महेंद्र ने की थी। तो वो जो है किसके पुत्र थे? राजा महेंद्र किसके पुत्र थे? राजा वीरेंद्र के, राजा नारायण के, राजा त्रिभुवन के या राजा ज्ञानेंद्र के? चारों में से देखिए आप ऑप्शन कौन सा सही है। तो ये थे राजा त्रिभुवन। राजा त्रिभुवन के पुत्र थे राजा महेंद्र, जिन्होंने जो है पंचायत लोकतंत्र की स्थापना की। कहां पर की? नेपाल के अंदर की। और कब की थी ये? 1960 में राजा महेंद्र द्वारा जो है नेपाल में दलविहीन पंचायत प्रणाली की स्थापना की जाती है। और ये जो है व्यवस्था कब तक लागू रही? 1990 यानी 1990 तक। Which of the following statement regarding Bolvia's political struggle is correct? अब बोल्विया में जो है राजनीतिक संघर्ष होता है, उसके ही संदर्भ में आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर प्राइवेटाइजेशन इन बोलिविया वाज सपोर्टेड बाय ए सोशलिस्ट पार्टी। तो बोलिविया में जो पानी का निजीकरण जो हुआ उसे जो है सपोर्ट कौन कर रहा था? समाजवादी पार्टी वहां की। तो ये बात सही है क्या? और दूसरा ऑप्शन है द पॉपुलर स्ट्रगल इन बोलिविया वाज अबाउट वन स्पेसिफिक पॉलिसी। तो बोलिविया में जो है लोकप्रिय संघर्ष जो था एक विशेष नीति के बारे में था। तो बताइए। तो बोलिविया की मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। यहाँ पर बोलिविया में सरकार जो है यहाँ के पानी की जो पानी पर जो ऑनरशिप थी वो एक एमएनसी कंपनी को दे देती है। तो एमएनसी कंपनी क्या करती है? पानी बहुत बेसिक नीड है हमारी लाइफ की। तो वो कंपनी क्या करेगी? जो प्राइवेट कंपनी क्या करेंगी? प्राइवेट कंपनी कोशिश करेंगी कि वो इससे महंगा बेचे। और पानी जो है बहुत बेसिक नीड है, तो अब जो है लोगों के बीच जो है लोगों में जो है इसके प्रति जो है विरोध करेंगे, क्योंकि पानी अगर महंगा मिलने लगेगा आपको, पानी तो डेली लाइफ की चीज है, तो फिर जो है लोगों ने उसका विरोध किया और बोलिविया की गवर्नमेंट को जो है उस एमएनसी कंपनी से वापस लेना पड़ा। और इसमें जो है विश्व बैंक की भी भूमिका रही, जिसने जो है बोलिविया की गवर्नमेंट से इस बारे में बात की थी और उसका जो नियंत्रण है वो वापस जो है वहां के बोर्ड को, जल बोर्ड को वापस देने के लिए कहा था। तो ये जो इसमें दोनों ही ऑप्शन देखें आपके, इसमें पहला ऑप्शन भी सही है बिल्कुल कि जो निजीकरण का विरोध यहाँ पर किसने किया? समाजवादी पार्टी यानी कि यहाँ की सोशलिस्ट पार्टी ने किया। और ये जो लोकप्रिय संघर्ष था एक विशेष नीति के बारे में था। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि विश्व बैंक ने जो है क्या किया? बोलिविया सरकार से जो है नगरपालिका जल आपूर्ति पर नियंत्रण देने का दबाव डाला कि वो जो है इसका नियंत्रण किसे दे दिया जाए? नगरपालिका जल आपूर्ति को दे दिया जाए। और ये जो है सरकार ने कोचाबम्मा जो शहर था, इस शहर की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका जो नियंत्रण था यहाँ के पानी का एक एमएनसी कंपनी को दे दिया था। तो उसी के बारे में ये कहा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? तो इसमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? अभी वर्तमान में अगर आप मौलिक अधिकार देखते हैं तो मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं अभी वर्तमान में? 6 मौलिक अधिकार हैं। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय जो है 7 मौलिक अधिकार थे। अब जो है 7th वाला जो है अब नहीं है। वही पूछा है कि कौन सा इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आप देखें समानता का अधिकार अभी भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, शोषण के जो खिलाफ अधिकार है, पर जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसे जो है हटा दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 44th अमेंडमेंट के तहत, जो कि 1978 में होता है, 1978 में होता है।
जिसमें जो है ये वाला हमारा जो मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया। अब ये किसके अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल 300A के अंतर्गत आता है। अब जो है ये आर्टिकल 300A के अंतर्गत आता है। अभी कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं हमारे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल में है? 32, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडी फाउंड इन इंडिया। तो शहरी स्थानीय निकायों में से जो पाए जाते हैं उसमें से इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी, दूसरा टाउन एरिया कमेटी, तीसरा म्युनिसिपैलिटीज और चौथा है कैंटोनमेंट बोर्ड्स, छावनी बोर्ड। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है जो रिलेटेड है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टाउन एरिया जो कमेटी होती है ये भी संबंधित है इससे, और म्युनिसिपैलिटीज भी संबंधित हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड्स भी संबंधित हैं। जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है ये जो है संसद के द्वारा बनाई गई एक कमेटी है। इसमें जो है 22 जो है सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में से 15 और 7 में बटे हुए होते हैं। 15 में से जो है 15 लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा से सदस्य इसमें होते हैं। और ये जो है वित्तीय जो संबंधित हमारे आंकड़े हैं उसका आकलन करती है, उसको एनालाइज करती है ये समिति। तो ये जो है हमारी अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित नहीं है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। उसी से संबंधित ये सूचना है यहाँ पर। 8th क्वेश्चन है द ग्राम पंचायत इज हेडेड बाय। इसका आंसर आप सभी जानते होंगे कि ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? गवर्नर करता है, सभासद करता है, प्रधान करता है, जिलाधीश करता है। बताइए कौन करता है इनमें से? सभी जानते हैं इसका आंसर प्रधान करता है। और प्रधान के जो ग्राम पंचायत है हमारी उसके कार्य और क्या है? जल स्रोत, सड़कें, नालियां, जल निष्कासित या स्कूल भवन और इसी से संबंधित जो संपत्तियां हैं उनके निर्माण क्या करता है? उसका निर्माण करता है और रख रखाव कौन करता है? ये ग्राम पंचायत। 9th क्वेश्चन द रिजोल्यूशन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो पार्लियामेंट का कोई भी जो सदन है उसको कितने कम से कम बहुमत, कितने बहुमत की आवश्यकता होगी यही आपको बताना है। हाफ चाहिए या 1/2, 1/3 या 1/4 चाहिए या 2/3 चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए उसको राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है। उसी में पूछा है कि इसके लिए जो है जो संसद है उसके कोई भी सदन को कितना जो है बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है इसमें 2/3 बहुमत चाहिए होता है। किसी भी सदन को 2/3 बहुमत चाहिए होता है अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना है। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है उसका जो कौन सा आर्टिकल्स के अंतर्गत चलाया जाता है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने से संबंधित। तो 2/3 बहुमत जिसमें हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूटिंग डील्स विद द पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? यहाँ पे अनुसूची की बात हुई है, किसके बारे में पूछ रहा है? नगर पालिका। तो नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 4 अनुसूची दी हुई है यहाँ पर। तो हम चारों पर ही बात करते हैं किस अनुसूची में क्या क्या दिया हुआ है। हमारी 10वीं अनुसूची जो है टोटल, पहले बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं टोटल वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। और जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूची थी? उस समय 8 अनुसूची थी। तो बाद में जो है 4 अनुसूची जोड़ी गई।
पहले ऑप्शन दिया हुआ है आपका 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये जो है हमारी नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नगर पालिकाओं से संबंधित। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची। और जो 8वीं अनुसूची ये हमारी भाषा से संबंधित है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में, जब संविधान बना था उस समय जो है संविधान के अंतर्गत कितनी भाषाओं के बारे में बात की गई थी? उस समय भाषाएं थी हमारी 14, और वर्तमान में जो है इसमें प्लस हो गई है 8। तो अभी कितनी भाषाओं के बारे में दिया हुआ है? 22। 12वीं अनुसूची, अगर हाँ आप जो है बताइए, जो 11वीं अनुसूची है इसमें कितने विषयों के बारे में बात की गई है? पंचायती राज में कितने विषयों के बारे में बात की गई है? पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और वहीं नगर पालिकाओं में कितने विषय हैं? 18 विषय। यहाँ पर लिखा भी है इस अनुच्छेद कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। When did चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन? तो बताइए चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की घटना, चौरी चौरा किससे संबंधित है? चौरी चौरा जो है 1920 में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया, 1922 में एक घटना घटती है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में होती है ये घटना। वहां से जो है एक भीड़ जो है शांतिपूर्वक जो है जुलूस जा रहा होता है, तो उसी दौरान पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर देती है। और लाठीचार्ज होने के बाद जो भीड़ है वो आक्रामक हो जाती है। वहां पर एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है, और कुछ उसमें पुलिसकर्मी भी जो है घायल हो जाते हैं और कुछ की मृत्यु हो जाती है। इसी घटना के होने के बाद जो है महात्मा गांधी जो है अपना जो असहयोग आंदोलन है इसे वापस ले लेते हैं। उसकी डेट भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कब जो है महात्मा गांधी ने जो है ये जो आंदोलन था ये वापस ले लिया। अभी हम बात करेंगे कि ये जो घटना है कब घटित होती है। घटना जो है घटित होती है 4 फरवरी 1922। जो डीएसएसबी है, डीएसएसबी के अनुसार जो है आपका यही आंसर करेक्ट होगा। कुछ जो है बुक्स में जो है 5 फरवरी भी दिया हुआ है, पर डीएसएसबी ने जो है इसे 4 फरवरी माना है, 4 फरवरी 1922। तो विपिन चंद्रा जैसे जो हैं हिस्टोरियन, उन्होंने जो है इसे 5 फरवरी माना है। बीएल ग्रोवर ने भी इसे 5 फरवरी माना है, पर डीएसएसबी इसको जो है 4 फरवरी मान रहा है। तो हम बात कर रहे थे, इसमें एक क्वेश्चन भी आपको दिया था कि महात्मा गांधी ने जो है किस तारीख को जो है ये वापस ले लिया गया ये आंदोलन। तो डेट क्या थी? वो थी 12 फरवरी 1922। 1922 को जो है महात्मा गांधी जी ने ये वापस ले लिया आंदोलन। Which of the following statements is correct about the abolition of जमींदारी सिस्टम? अब जमींदारी जो व्यवस्था थी इसका जो उन्मूलन हुआ उसके जो है सापेक्ष में आपको बताना है कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जमींदारी उन्मूलन जो बिल था, ये बिल जो है 1949 में पेश किया गया था, और इसे जो है जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत जो है के जो शक किया इन्होंने, शक का सामना, मतलब इन्हें जो है इन दोनों ही नेताओं को लग रहा था कि ये जो बिल जो है ये पास नहीं होगा। तो यहाँ पर उसी की बात की गई, जो शक से देख रहे थे वो इसी शक से देख रहे थे कि पास होगा या नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है इसका उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना था। क्या इससे जो है फिर दोबारा से स्थापित किया जा रहा था इसे? तो पहला ऑप्शन जो जमींदारी व्यवस्था जो उन्मूलन बिल है ये 1949 बिल्कुल सही है। दूसरा जो है इससे जो है शक का सामना करना है, ये बिल्कुल सही है ये भी बात। पर इस जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया जा रहा है। पहले आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक शब्द उन्मूलन यानी एबोलिशन। तो एबोलिशन मतलब उसका खात्मा किया जा रहा है, और यहाँ पर किया जा रहा है स्थापित। तो ये ऑप्शन तो कट हो गए। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से सही हुए? फर्स्ट और सेकंड जो हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अप्रूव्ड द मोशन दैट डिक्लेयर्ड द थर्ड एस्टेट टू बी द नेशनल असेंबली इन फ्रांस। तो फ्रांस में जो थर्ड एस्टेट है उसको नेशनल असेंबली घोषित करने की प्रस्ताव पर मंजूरी किसने दी? इन चारों ऑप्शन में देखिए आप, किसने ये मंजूरी दी थर्ड एस्टेट को? कॉलोन, रोबेस्पियर, सीएस या काबूर जो लिखा है। तो ये जो है परमिशन किसने दी? परमिशन दी सीएस, परमिशन दी सीएस में। थर्ड एस्टेट ये आपको याद होगा कि 20 जून को जो है क्या होता है, थर्ड एस्टेट में जो है कि लोग मिरापियो और आबेसियस के नेतृत्व में कहाँ मिलते हैं? टेनिस कोर्ट में मिलते हैं। और यहाँ पर जो है ये बात करते हैं, एक अपने आप को क्या नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। और ये नेशनल असेंबली कब तक खत्म नहीं होगी? जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन नहीं जाता। ये डिसाइड करते हैं इस टेनिस कोर्ट में कि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा तब तक ये नेशनल असेंबली जो है खत्म नहीं होगी, क्या भंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति से संबंधित इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? नहीं को ध्यान रखें। पहला, फ्रांसीसी क्रांति लुई 15 के शासन काल के दौरान हुई थी, क्या ये बात सही है? दूसरा ऑप्शन, यह घटनाओं की एक श्रृंखला थी। तीसरा, वित्तीय संकट क्रांति के कारण में से एक था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति लुई 15। तो लुई 15 के समय जो है हुई थी क्या? नहीं, ये लुई जो है 16 के समय हुई थी। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। ये घटनाओं की श्रृंखला थी, ये बिल्कुल बात सही है। और ये जो है वित्तीय संकट के कारणों में से एक था, ये बिल्कुल सही है। तो हमारे ऑप्शन जो है सेकंड और थर्ड जो हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहे हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन किसके शासनकाल में हुआ? लुई 16। तो यहाँ पर वही ऑप्शन गलत था, 15 दिया हुआ था। तो यहाँ पर उसी के बारे में जानकारी दी हुई है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 15th क्वेश्चन पे। द पावर टू गवर्न इंडिया वाज पास्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन थ्रू एन एक्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर थी भारत पर जो है गवर्न करने की, शासन करने की, वो अब ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती हैं। तो कौन सा जो अधिनियम है जिसके तहत ये होता है वो आपको बताना है। 1862, 1859, 1859, 1860 या 1858। तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अगर आपको याद हो 1857 जो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहा, तो यहाँ पर जो है क्रांति होती है 1857 की क्रांति, जिसके तहत बहुत सारे जो है जगह से लोग, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, नाना साहब के बारे में पढ़ते हैं आप, तो और बेगम हजरत महल लखनऊ से, इन्हीं सभी ने जो है जो कंपनी है इसका विरोध किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब जो है जब ये 1857 की जो क्रांति हो जाती है उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन बोलता है कि आपके पास आप जो है संभाल नहीं पाएंगे, ये जो शासन है कर नहीं पाएंगे। तो वो जो है 1858 यानी 1858 का जो एक्ट है उसके तहत ये सारी पावर्स किसके पास चली जाती हैं? सारी पावर्स ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती हैं। यही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज सतारा एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये व्यापक सिद्धांत जो है के तहत सतारा पर कब्जा कर लिया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जो है जो सतारा है उस पर कब्जा कब किया जाता है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आखिर था क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में जो है लॉर्ड डलहौजी जब जो है गवर्नर जनरल बनता है तो वो जो है क्या करता है कि जिस भी जो राज्य है उस समय जो जहाँ राजा थे, अगर उनका बेटा जो है उत्तराधिकारी नहीं है, उनका कोई बेटा नहीं है अपना, तो वो क्या होता था, उस पे जो है कब्जा कर लिया जाता था ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उस पर जो है कब्जा कर लिया जाता था। यही जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। तारा पर कब्जा किया गया 1848 में। तो 1848 में जब इस पर कब्जा किया गया, इसके साथ साथ और भी रियासतें थी जिन पर कब्जा किया गया,
जैसे सतारा, सतारा पर 1848 में, जैतपुर और संबलपुर इन पर कब्जा किया 1849 में, वाहद पर 1850, झांसी पर 1853 में, नागपुर में 1854 और अवध में 1856 में, इन सभी पर जो है कब्जा किया गया, जो कि डलहौजी ने जो है स्टार्ट किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई उसका नारा क्या था बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन क्या दिया है, स्वतंत्रता, शांति, समानता और लोकतंत्र। दूसरा ऑप्शन है शांति, भूमि, रोटी और लोकतंत्र। तीसरा ऑप्शन है लोकतंत्र, शांति, भूमि और गरिमा। चौथा ऑप्शन है समानता, स्वतंत्रता, रोटी और घर। अगर हम ऑप्शन के वाइज चलें, ऑप्शन के हिसाब से, तो जो गरिमा है ये ऑप्शन इससे जो है कट हो जाता है, क्योंकि बात हो रही लोकतंत्र, शांति और भूमि की, और वहीं जो है घर की बात इसमें नहीं हो रही थी, तो ये भी कट हो जाता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए और बी में बात की गई है स्वतंत्रता, पहले ऑप्शन में स्वतंत्रता, शांति, समानता और लोकतंत्र। इसमें जो है हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट भी नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें बात की गई थी शांति की, भूमि की, रोटी की और लोकतंत्र की। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो 1917 की रूस की क्रांति हुई उसका नारा क्या था, शांति, भूमि, रोटी और लोकतंत्र। और ये जो है 1905 से 1917 के बीच जो है क्रांति हुई, और जिसमें जो है वहां पर जो शासन था राजा का उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया रूस की क्रांति के। अब जॉन के ने बुनाई की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किया, ये कब किया, आपको जो है ईयर बताना है इसका, कब किया उन्होंने। जॉन के ने जो है फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब किया, 1733 में। 1733 में इन्होंने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। ये जॉन के हैं। साइमन विरोधी आंदोलन का नारा क्या था। जो साइमन कमीशन जिसका गठन होता है 1927 में, 1927 में, और ये भारत में आता है 1928 में। इसका विरोध क्यों हो रहा था, क्योंकि इसके जो सदस्य थे, जो 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था साइमन कमीशन का। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है साइमन यहाँ रहो, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है इसका विरोध हो रहा है। हम चाहते हैं स्वशासन, ये भी इसका जो है स्लोगन नहीं था। एवन को वापस लाओ, ये भी नहीं था। तो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे ही लगते हैं इसमें, जो साइमन विरोधी आंदोलन था। लास्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलवाई। तो ये घटना है पंजाब में जलियांवाला बाग की 13 अप्रैल 1919, जिसमें जो है एक अंग्रेज अफसर के कहने पर जो है गोलियां चलाई जाती हैं, और उसमें जो है हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो वो कौन था, वो था जनरल डायर। जनरल डायर के द्वारा जो है गोली चलाने के लिए आदेश दिया गया, और उसमें काफी लोगों की मृत्यु हुई, जो है एक भयावह घटना है हमारे भारत के लिए इतिहास में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो हमारे चैनल द स्टडी अड्डा को जो है आप सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे साथ आगे वाली सीरीज़ में, आगे के क्वेश्चन की सीरीज़ में भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।